आज है हमारी 24 जून और आज तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उस पर बात करेंगे। भाई आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि बहुत सारी खबर जो हमारी जो इम्पोर्टेंस जो जितनी भी न्यूज़ हैं तो मैंने कवर किया है। तो उम्मीद है कि भाई वीडियो को विदाउट स्किप किए आप जो अंत तक देखेंगे तो आपको जो अच्छा लगेगा और आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में यूरोपीय संघ ने रूस पर जो निर्भरता रोकने के लिए मिस्र और जो किस देश के साथ जो गैस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसमें इजराइल इज द करेक्ट आंसर है ए। तो देखते हैं ये डिफरेंट जो न्यूज़पेपर ने जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, इन्होंने कवर किया हुआ है। द रशिया कट्स द नेचुरल गैसेस एक्सपोर्ट्स ऑफ यूरोपियन नेशंस एंड जनरल्स इटली द कॉल इट द पॉलिटिकल नो। द रशिया रिड्यूस द नेचुरल गैसेस थ्रू द यूरोपीय pipeline again amidst the sanctions. So our product, our rules, Russia's thus sent the alarms bells rings over the European winter gases the supplies. तो डिफरेंट जो इन्होंने अखबार ने इसको करके बताया है कि इस तरह से जो रशिया रिड्यूस द नेचुरल गैसेज टू यूरोपियन यूनियन अगेंस्ट। अच्छा कुछ जो लिथुआनिया को कुछ दिन पहले जो रूस ने जो धमकाया था, कारण था क्या, रूस ने जो सामान यहाँ के निकलकर जो कुछ एक हिस्से से दूसरे हिस्से जैसे कि जो कैलिनग्राड तक ले जाने के लिए लिथुआनिया का जो ट्रेन जाती थी, तो वर्तमान में जो लिथुआनिया ने जो कहा है कि वो ट्रेन को जाने से रोकेगा, तो रास्ते को रोकेगा। इस बात से रशिया को नाराज हुआ था और रशिया ने जो लिथुआनिया को धमकी दे दी थी कि मैं तुम्हारा जो इलाज कर दूंगा। जैसे बोलते नहीं भी आम भाषा में कुछ बात हो जाती है, अच्छा अब मैं तेरे को देख लूंगा, ये इलाज कर दूंगा। तो इस तरह से तो रशिया ने दुनिया भर के जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं, लेकिन सैंक्शन को जो जितने भी सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक अलग ही तरह का जो कदम उठा लिया है। तो यूरोपियन यूनियन रशिया को धमकी दे रहा था कि हम इस साल के एंड तक जो तुम्हारे से जो गैस लेना बंद कर देंगे। तो अब क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन को रशिया ने धमकी दे रखी थी कि जो हम इस साल के अंत तक तुम्हारा जो पहुंचते पहुंचते 2/3 मतलब दो तिहाई गैस का जो इम्पोर्ट रूस से जो कम कर देंगे। वहीं जो दूसरी ओर से जो 2027 के लिए कहा है कि रशिया ने गैस को जो इंपोर्ट करना ही बंद कर देंगे। पहले कि अभी तो हम 2/3 जो पहले गैस बंद करेंगे, फिर 2027 पहुंचते पहुंचते सारी गैस ही तुमसे लेना बंद कर देंगे, यूरोपीय यूनियन ने बोला हुआ था रशिया से। तो ये दो न्यूज जो है ना मार्केट में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी अपने आप में कि रशिया के ऊपर जो पाबंदी लग जाएगी, वो जो रशिया बहुत गरीब हो जाएगा। और रशिया ने इस बात का इंतजार ही नहीं किया यूरोपीय यूनियन में जो मेरे पक्ष में क्या सोचेंगे क्या करेंगे, और रशिया ने खुद ही जो गैस जो भेजने से बंद कर दी, बोल दिया कि मना कर दिया कि तुम मेरे पे क्या ऊपर जो पाबंदी लगाओगे, मैं तुम्हें थोड़ा फील करा दूं कि मैं हूं कौन भाई। ठीक है, यूरोपीय यूनियन ने जर्मनी को जैसे जो यूरोपीय यूनियन का सबसे पैसे वाला देश माना जाता है उसको जो गैस देने से मना कर दिया है। वो मतलब उसकी जो लगभग 60% ही कटौती कर दिया, अभी तो खैर जारी है कम 60% नहीं 40% ही जारी है। इटली को जो गैस भेजी थी उसमें भी जो 50% की कटौती कर दी, तो भाई 60% उस कटौती उसको दी, 40% उसको दे रहा है, इटली को 50% दे रहा है। और रशिया यूरोप को लगभग जो 850 जो मिलियन डॉलर को जो प्रतिदिन गैस बेचता है। तो देखो वहां से इतनी इनकम। अब जो यूरोप क्या कहते हैं, यूरोपीय यूनियन के देश कहते हैं कि हमसे आप जो गैस बेच के पैसा कमाते हो ना, उस पैसे को है ना यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध करने में खर्च कर देते हो। तो इस तरह की जो बात है देख सकते हैं जो डिफरेंट कंपनी ने इस तरह से जो ये है पूरी जो ये जो वहां तक पाइपलाइन बिछी हुई है, इसमें डिफरेंट ये जो रशिया से इस्टोनिया इस तरह से डेनमार्क तक ये बिछी हुई पाइपलाइन। रशिया ने कहा कि मैं तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारे पैसे से जो युद्ध करते हैं तो मैं तुम्हारी जो गैस ही रोक देते हैं कि बेटा हम अपने मन उस पे देते हैं, अपने बुद्धि पे एक तरह से। उस गैस को जो क्या नुकसान होता है आपको उसका कैसे पता चलेगा। तो जर्मनी, इटली, जो ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया की गैस की जो कटौती कर दी है, ये वो देश हैं जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है और बर्फ होने के कारण जो घरों में जो गर्म करने के लिए गैस की जरूरत पड़ती है, गर्म करने के लिए गैस की जरूरत पड़ेगी। बर्फ होने के लिए घरों में गर्म करने के लिए गैस की जरूरत पड़ती है। जो इंडस्ट्री है, गैस है, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है, इनमें भी गैस की जरूरत पड़ती है। इस गैस का यूज करके ही जो यूरोपीय यूनियन बहुत सारे जो उद्योग धंधे चलते हैं, यूरोपीय यूनियन के गैस जो मस्ट है उनके लिए। जो यूरोप में सूरज की रोशनी कमी ज्यादा नहीं होती क्योंकि जो उस समय जो उस जोन में है ही नहीं जहाँ पे रोशनी सीधी पड़ती है और अच्छे से आए। तो जहाँ रोशनी सीधी नहीं
नहीं पहुंचती यहाँ से, इसलिए जो रेन्यूएबल एनर्जी का यूज करके जो ये हीट जनरेट करते हैं, ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा एटीसी, उस समय जो ये, तो ये उस समय पर यूरोपीय यूनियन गैस का यूज करने के लिए बिजली का यूज करते हैं। और यूरोपीय देश के जितने भी गर्मी के समय जब गैस ज़्यादा यूज नहीं होता, तब ये है ना गर्मियों के लिए, जो गर्मियों के टाइम पे ना सर्दी के लिए सस्ते दाम में गैस को जो खरीद कर जो स्टॉक कर लेते हैं। अब इन दिनों इन देशों के पास है ना लगभग जो 50% का जो गैस का स्टॉक हो चुका है। जैसे ही सीधे ये न्यूज बाहर आई तो रशिया ने इन्हें जो सर्दी का जो ठंड का जो एहसास दिलाने के लिए गैस में कटौती कर डाली। तो यूरोपीय यूनियन के देशों में कहा कि यदि हमारे पास गैस नहीं पहुंची तो हम कोयले से बिजली बनाना स्टार्ट करेंगे। और देख सकते हैं कि रशिया के गैस के ऊपर कितना ये डिपेंडेंट है कि जो एकदम उस पर कोयले के ऊपर बिजली बनाने के लिए मतलब एक तरह से उथल पुथल सी हो गई है। रशिया ने इससे पहले भी जो फिनलैंड डेनमार्क की जो गैस जो काटी थी। इस घटना से जो महंगाई का क्या असर पड़ेगा आप सोच सकते हो। यूरोप की महंगाई कितनी बढ़ेगी, यूरोप की जो इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा, ओवरऑल मार्केट में बहुत सारे जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट होगा। भारत तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो नेचुरल गैसेस हैं वो उनमें रशिया के सबसे पास है, फिर ईरान, फिर कतर, फिर तुर्कमेनिस्तान और यूनाइटेड स्टेट, इस तरह से आते हैं। तो ये देख सकते हैं सबसे ज्यादा रशिया, ईरान, कतर, तुर्कमेनिस्तान और यूनाइटेड स्टेट। अब देखो ईरान के पास गैस खरीदने से पहले ही पाबंदी है, मतलब इनके पास जो गैस खरीद नहीं सकते, उसके पास जो पहले ही पाबंदी लगी हुई है कुछ के पास, तो बस कतर बसता है सारी चीजों में अब इनमें। अब अमेरिका के ने जो इनके पास जो टैंकरों से भर भर के जो गैस भिजवाई। अब टैंकरों से जहाँ पाइपलाइन से जो गैस पहुंचती है वो टैंकरों से क्या काम चलेगा, और जहाँ जो टैंकर से काम ही नहीं चला, तो यूरोप का जो काम नहीं चल रहा है। तो कह सकते हैं कि जर्मनी अपनी गैस की जो आवश्यकता का लगभग जो 42% जो ये इम्पोर्ट करता है, लगभग जितना भी लगभग 50% ही मान लो 42 के आसपास। तो ऐसे में जर्मनी के पास स्थिति में जो भागते हुए जो कतर से यात्रा की है कि ठीक है भाई अब यहाँ से तो बात बन नहीं रही, तो कतर पे सीधे यात्रा कर ली जो जर्मनी ने, क्योंकि जो दुनिया में 3rd नंबर का जो गैस जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है कतर है। और कतर है तो कतर से कोई बात बन जाए, हेल्प मिल जाए तो सही रहेगा। इस चीज़ को देखते हुए अब आगे की न्यूज ये है कि जर्मनी ने कतर के साथ जो एग्रीमेंट किया है कि भविष्य में उन्हें जो गैस पहुंचा देगा। और क्या कतर जो एकदम गैस पहुंचा देगा, सप्लाई कर देगा, तो नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट गैस पाइपलाइन है लाइन बनने में जो कोई जो एक दिन का समय नहीं लगा, टाइम लगता है, सारी चीजें सालों का टाइम लगता है। तब तक समुद्र से जो पाइपलाइन डाली जाती है कतर से यूरोप में गैस पहुंचाना, तो भी जो कोई भी आसान काम नहीं है, उससे जो लंबा समय टाइम लगेगा तब गैस पहुंचेगी। तो ये देख सकते हैं भाई आज की जो न्यूज़ थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रशिया के जो गैस इंपोर्टर्स गैस में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं जो जर्मनी, फिर इटली, तो इस तरह से फिर बेलारूस, तुर्की, इस तरह से सारी चीज़ें, सारे जो यूरोपीय यूनियन के जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री हैं। और जो आपका ये सारी चीज़ें मैंने बता दी एक चीज़ आपको। और जो रूस ने यूरोप के जो प्राकृतिक गैस के प्रभाव को कदम से घटा दिया है। यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के समर्थन के लिए पश्चिमी देशों का जो वापस हमला करने के लिए स्पष्ट प्रयास कहा कि रूस ने शुक्रवार को इटली और स्लोवाकिया में प्राकृतिक गैस की जो डिलीवरी को आधा कर दिया है। फ्रांस को भी पूरी तरह से काट दिया गया है। और मॉस्को और पश्चिम के बीच में बढ़ते आर्थिक टकराव से गैस कटौती का लगातार तीसरे दिन जो चिन्हित किया गया है। मॉस्को ने पहले ही पोलैंड, बुल्गारिया, फिनलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क के सभी प्राकृतिक गैस प्रवाह को काट दिया था। रूस ने यूक्रेन के आक्रमण के बाद जो यूरोपीय संघ पर जो व्यापार संबंधी जो प्रतिबंध लगाने यूएस में शामिल हो गया है। लेकिन यूरोपीय सरकार जो क्रेमलिन के आर्थिक प्रतिशोध के लिए तैयार है। और जो आधिकारिक के इस सप्ताह प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर दबाव मॉस्को द्वारा राजनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए, ऊर्जा की कीमतों को बढ़ाने के लिए प्रयास में चित्रित किया गया है। देखो इससे बहुत ज्यादा क्राइसिस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022? जो 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की जो 2022 की थीम क्या है? तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन जरूर ये। तो ये आप देख सकते हैं, इसको भी डिफरेंट न्यूज़पेपर ने कवर किया हुआ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो प्रोटेस्ट अटैक्स द योगा डे इवेंट ऑफ द मालदीव्स, तो मोस्ट स्टॉर्म्स ऑफ योगा एंड द इवेंट ऑफ द मालदीव्स, तो योगा एज द अगेंस्ट ऑफ द स्लैम्स
एंग्री मॉब्स ऑफ द डिस्टर्बर्स ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट इवेंट ऑन द मालदीव्स वाच। तो ये डिफरेंट द हिंदू ने इस तरह से, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टुडे ने इस तरह से कवर किया हुआ है। तो मामला क्या है, 21 जून योगा दिवस के अवसर पर मालदीव के निकट वो जो वर्ती है, भारत का जो निकटवर्ती है, भारत के दक्षिण में चलने पर जो मालदीव दिखाई पड़ता है। तो ये देखो भाई, देखो मालदीव्स इंटरनेशनल योगा डे। तो जो यहाँ पे जो जितने भी है ना, जो ये उपद्रवी है एक तरह से, इन्होंने जो यहाँ पे लोगों को जो नुकसान पहुंचाया था, जो योगा कर रहे थे, एक तरह से इंटरप्ट पैदा किया था, तो बोल सकते हैं ए एंग्री मॉब ऑफ द बर्ड्स इनटू द नेशनल्स ऑफ फुटबॉल स्टेडियम्स इन द मेल ऑफ द मालदीव्स कैपिटल माले। तो ये है, ये यहाँ की तस्वीरें हैं, सारी चीज़ों को समझाऊंगा एक एक चीज़ करके। तो देखो ये है, तो इसमें क्या है, दक्षिण भारत, तो मालदीव के योगा दिवस पर जब योगा डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो तब जो कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी वहां पर योगा दिवस के विरोध करते हुए, योगा करते लोगों को जो भगा दिया उन्होंने, और कुछ डंडे कुछ इस तरह से उनको दिखाए, और कुछ समय बाद जो इस समय पर जो काबू पा लिया गया, फिर इसे जो स्टार्ट किया गया, फिर दूसरे मतलब एक तरह से पहले भाई उन्होंने इंटरप्ट किया, फिर काबू पाके जो फिर इसके जो दोबारा स्टार्ट किया गया। विरोध करने वाले लोगों में कहना था कि जो इस्लाम में योग हराम है और इस्लाम के खिलाफ है योग, उनका जो, जबकि ऐसा नहीं है भाई, योग तो किसी का है नहीं भाई इस तरह से। तो 8th वे योगा डे का जो टाइटल क्या है, योगा फॉर द ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा। और भारत ने मानवता के लिए मालदीव के लिए काफी टाइम से सहयोग किया है, लेकिन उन्हें ये मानवता रास नहीं आई। क्या ये सरकार या सरकार के चाहने से ये हुआ? नहीं, क्योंकि जो वर्तमान में जो सरकार है वो भारत की समर्थित है, और अपोजिशन में बैठे लोग हैं जो विरोधी हैं, इनमें से जो एक व्यक्ति जो पूर्व राष्ट्रपति है, जो इंडिया आउट कैंपेन चलाने से लंबे से इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं। भारत ने न केवल अंतरराष्ट्रीय ऊपर जो भारत का जो मजबूत किया है, भारत का नाम जो मजबूत है, बल्कि जो दुनिया के ऐसी जो चीजें दी हैं जिसमें जो ओवरऑल जो लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी योगा से, ये जो विरोधियों को पसंद नहीं आई। यूनाइटेड नेशंस ने 177 देशों के साथ जो 21 जून को योगा डे बनाना स्वीकार किया है। मालदीव ने भी इसमें शामिल था, जब ये भाई, क्योंकि मालदीव के प्रेसिडेंट जो इब्राहिम जो मोहम्मद सोले ने तुरंत जांच के जो आदेश दे दिए हैं, और मालदीव जो पुलिस के द्वारा जो अभी तक जो 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो 6 गिरफ्तार लोग जो ये हैं भी, ये जो हैं इस तरह से जो ये इंटरप्ट कर रहे थे योगा डे में। अब देखो, और ये इंडिया आउट के नाम पर विपक्ष का जो सियासत के जो चलाते हैं, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति जो अब्दुल्ला यामीन जो भारत विरोधी प्रदर्शन का समर्थन किया, और भारत के दूसरे देशों के खिलाफ होने वाले समर्थन में रोक लगाई, और सत्ता पक्ष के विपक्ष के पैसे देकर अस्थिरता फैलाने का लगा चुका है आरोप। इस तरह से ये एंटी जो इंडिया कैंपेन चलाते हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या है पूरी जो, देखो ये इस तरह का होना जो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है, और जो सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को पैसे चीन से मिल रहे हैं, और चीन फंडिंग के नाम पर जहाँ ये जो भारत विरोधी का जो ये कैंपेन चलाते हैं, और योगा को आपको किसी धर्म से नहीं बांधते हैं भाई, योगा किसी धर्म से तो बंधा हुआ नहीं ना, ये हेल्थ के लिए, सभी के हेल्थ के लिए। तो देख सकते हैं मालदीव की राजधानी माले में मंगलवार को एशियाई भीड़ ने राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम के घुस गई, और जो भारतीय उच्च आयोग द्वारा जो आयोजित एक योगा कार्यक्रम के लिए बाधित कर दिया। इस कार्यक्रम के राजदूत और राजनीतिक आम जनता और सदस्यों ने भाग लिया। भीड़ में जितने कुछ समय पर हमला किया गया और सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ की। घटना के व्यवधान के लिए अब तक 6 लोगों को जो हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि आपराधिक जबरदस्ती घुसकर जो संपत्ति को नष्ट करके कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों के साथ जो मारपीट की कोशिश की, और जो डर भड़काने की जो कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सा राज्य में राजनीतिक उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है? तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। इसमें देख सकते हैं, तो महाराष्ट्र क्राइसिस लाइव्स अपडेट द शरद पवार पार्टी एमएलए आस्क्ड टू द बी ए मुंबई दे इमीडिएटली सेज द। तो इस तरह से ये है टाइम्स ऑफ इंडिया डिफरेंट ने कवर किया हुआ है। तो क्या है, उद्धव ठाकरे जी ने अपना जो सीएम आवास पर छोड़ दिया है, वो लगभग भाई अपना सामान लेके बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से महाराष्ट्र की जो गठबंधन की सरकार गिरने वाली है। आधे से एक ज्यादा सीट जो भी होगी, जिसके पास होगी, वह गवर्नमेंट बनाएगा। महाराष्ट्र में जो 288 सीटें हैं भाई,
शिवसेना के पास जो 55 विधायक हैं और एनसीपी जो कांग्रेस, तीनों जो मिलकर जो तीनों गठबंधन था, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, जिसमें जो सीएम उद्धव ठाकरे को बनाया गया था और बाला साहिब ठाकरे के पुत्र हैं, जो इनके पुत्र का नाम जो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी जो पार्टी के एक विधायक पार्टी के जो एकनाथ शिंदे ने यह कहकर चौंका दिया कि शिवसेना के जो 30-40 विधायक जो मेरे समर्थन में हैं। अब ये थोड़ा अलग भी हो सकता है डाटा, तो ये जब तक की न्यूज है तब तक मैं बता रहा हूँ। भारत में जो एंटी डिडक्शन लॉ ये है कि 10वीं अनुसूची में तहत भारतीय संविधान में डाला गया है, कोई भी पार्टी जब टूटती है तो विधायक, जैसे शिवसेना के लिए 56 विधायक हैं तो 37 विधायक अगर उसके साथ चले जाते हैं, किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं तो या मिल जाते हैं, तो टूटे विधायकों को जो मान्यता रद्द नहीं होती, एक प्रकार से जो ये मर्जर काउंटर किए जाते हैं। तो एंटी डिडक्शन लॉ तो देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं आपको। क्या चीजें ये हैं, जो शिवसेना 40 विधायकों के साथ जो सूरत में गुवाहाटी पहुंचे, जो सारे जो विधायक जो होटल जो रेडिसन ग्लो में ठहरे और होटल के बाहर जो अंदर एक असम जो पुलिस का जो पैरा सीआरपीएफ जवान भी होटल से बाहर मौजूद थे। आने जाने वाले जो हर कड़ी पर नजर रखी जा रही थी। होटल के अंदर सिर्फ पुलिस अधिकारियों गाड़ी के निकल सकती थी। शिंदे ने अपने जो 40 विधायक होने का जो दावा किया, कहा कि महाराष्ट्र सरकार के जो समर्थन वापसी का सबसे ज्यादा दस्तखत करवा दिए गए हैं। जो भाजपा फिलहाल जो वेट एंड द वॉच स्थिति में है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में बीजेपी जो नेता जो मीटिंग में कर रहे हैं और एनपीसी जो मीटिंग जो वीबीआई चाणक्य के हाल में हुई, इसमें पार्टी के विधायकों को शरद पवार को संबोधित किया। बाला साहब जो थोराट के बंगले पर जो कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई, इसमें जो कमलनाथ के सभी जो विधायकों को संबोधित किया। शिवसेना ने सभी विधायकों के नाम पर एक पत्र जारी कर 5 बजे तक जो सभी को मुंबई आने के लिए कहा गया है। अगर वे शाम की मीटिंग में शामिल नहीं होते तो उनकी पार्टी की सदस्य रद्द मानी जाएगी। 3 सबसे बड़े बयान जो एकनाथ शिंदे बोले, अगर हमारे पास जो 40 विधायक हो ये बढ़ेंगे। आगे की राजनीति हम जो विधायकों के साथ मिलकर तय करेंगे। शिवसेना तोड़ने में कोई जो इरादा नहीं है, हम दूसरी पार्टी के लिए समर्थन में नहीं है। संजय राउत बोले, महाराष्ट्र में जो 2 या 3 से क्या होगा इसमें जो कोई नहीं जानता। 2 या 3 दिन में क्या होगा, भाजपा के समर्थन के बिना जो शिवसेना विधायकों का अपहरण नहीं किया जा सकता। और कमलनाथ बोले, कमलनाथ का बयान है, तो डिफरेंट नेताओं के जो लीडर के ये बयान है भाई। कांग्रेस और जो राकपा महाराष्ट्र सरकार की विकास आघाड़ी सरकार के लिए अपना समर्थन जारी करेगी। मैंने शरद पवार जी से बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि गठबंधन सरकार का अपना समर्थन जारी रखेंगे यदि कोई इसके अलावा कोई इरादा नहीं है। मुझे भरोसा है कि शिवसेना बागी जो शिवाजी महाराज के जो राज्य को चोट नहीं पहुंचाएंगी। तो ये है, कुर्सी के हाथ साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी जाएगी, तो उद्धव ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ है ये। तो शिवसेना 22 और एनपीसी जो 53, कांग्रेस 44 और अन्य जो 10, ये कुल 129। ये जो भाजपा जो 106, शिवसेना बागी 100, जो हमारे 34 निर्दलीय है तो 157 है कुल। तो जानिए कौन है एकनाथ शिंदे, जिनके जो साथ जो गए हैं सरकार के जो शामिल जो विधायक, जो शिवसेना के दिग्गज नेता उद्धव ठाकरे के करीब में माने जाते हैं। उद्धव मंत्री बनते ही जो शिंदे के जो नगर विकास मंत्री बनाया था उन्होंने। भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार में भी मंत्री रहे हैं। जो थाने कोपरी पचखड़ी सीट से जो विधायक हैं, थाने महासभा नागपालिका 2 बार जो नगर सेवक भी रहे हैं, ये देख सकते हैं। और विधायकों का भविष्य अनिश्चित। एकनाथ शिंदे 40 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा। सरकार के जो बहुमत सिद्ध करने के लिए कितने विधायक रहेंगे इसका कहना भी मुश्किल है। आगे चुनाव आते ही जो इन विधायकों के लिए शिवसेना का टिकट नहीं मिलेगा, भाजपा के टिकट जो मिलेगा या नहीं, इस पे हालात के लिए अनुसार तय करेगा। और शिंदे की जो बगावत की वजह क्या कारण रहा भाई? उद्धव ठाकरे जो लगातार अनदेखी कर रहे थे। जो शिंदे ने विभाग के जो उद्धव आदित्य का जो दखल था वो इसमें दखल कर रहे थे उनके जो विभाग में। सीएम बिल्डर लॉबी को जो दखलंदाजी मिल रही थी। महाराष्ट्र सरकार के जो समीकरण, कुल सीटें जो 288, बहुमत 144, महाविकास घड़ी जो शिवसेना 56, एनपीसी 53, कांग्रेस 44, कुल जो 153, जो एनडी भाजपा 106, जो आरपीसी 01, जो इस तरह से है ये सारी। तो देख सकते हैं सारा समीकरण। महाराष्ट्र में विधायक परिषद उपचुनाव में जो महाविकास अघाड़ी के जो कुछ विधायकों पर जो क्रॉस वोटिंग का आरोप, राज्य में विधान परिषद के उसी तरह के काम करती है जैसे कि केंद्र और राज्य कार्य करती है। यह विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत में सबसे पहले जो 1919 में मेंटेगुचेस फॉर जो रिफॉर्म्स ने राज्य परिषद के गठबंधन की रखी
1935 में गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट के तहत जो राज्यों में दो सदनों के बीच में विधानमंडल को मंजूरी मिली है, और इसमें से एक विधानसभा और दूसरी जो विधान परिषद है। 1937 में पहली बार जो बंगाल विधानसभा बनी थी, संविधान के निर्माता और विधान परिषद का एक राजनीति रखते थे, इसलिए जो इसके गठन को समाप्त करने के लिए जो अधिकार को राज्य को दे दिया गया। आजादी के बाद सिर्फ जो 6 राज्यों में पश्चिमी बंगाल, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, अब उत्तर प्रदेश है जो जिसका नाम, और पंजाब, मद्रास अब जो तमिलनाडु है, और बॉम्बे अब जो महाराष्ट्र के विधानसभा के बनी हुई है। 1969 में पश्चिमी बंगाल और विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदन थे, लेकिन जो 1967 में विधान परिषद समाप्त कर दिया गई। 1957 में जो जम्मू कश्मीर को जो विधानसभा परिषद का गठन हुआ, और 2019 में केंद्र शासित राज्य बनने के बाद विधान परिषद खत्म हो गई। 1986 में जो तमिलनाडु की जो एडीएमके जो सरकार के राज्य विधानसभा के जो खत्म कर दिया था, जब से वो गठित होने का जो राजनीति होती जा रही है। तो ये सारी चीजें। महाराष्ट्र में एक राजनीतिक संकट को ट्रिगर करते हुए जो एकनाथ शिंदे और जो शिवसेना के विधायक 22 जून 2022 को सुबह एक चार्टर विमान असम गुवाहाटी पहुंचे, और महाराष्ट्र के जो बागी विधायकों की जो कड़ी सुरक्षा के बीच जो घाटी के बाहरी इलाकों में लग्जरी होटल में ले जाया गया। समाचार एजेंसियों द्वारा एनसीआई की बात करते हुए शिंदे ने दावा किया कि उनके पास जो 6 से 7 निर्दलीय विधायक सही जो 40 विधायक हैं, आने वाले समय में यह संख्या बढ़ेगी, और अभी तक जो भाजपा के कोई भी प्रस्ताव जो मिला है, न ही उससे जो कोई बातचीत कर रहे हैं। इस तरह की देखो ये देख सकते हैं उथल पुथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस रूट पर चलाई जाने वाली है देश की पहली रैपिड जो ट्रेन जो बनकर तैयार है? तो ये दिल्ली मेरठ इज द करेक्ट आंसर है इसमें ए, तो देख सकते हैं। तो दिल्ली मेरठ आरटीएस जो मेड्स इन द इंडियाज ट्रेनेस्ट हैंडेड ओवर द फेज 1 प्रोजेक्ट। तो दिल्ली मेरठ रूट पर चलाई जाने वाली देश की पहली रैपिड ट्रेन भारत सरकार को सौंपी गई। इसका जो रनिंग रूट भी तैयार कर लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी जो परिवहन क्षेत्र यानी कि एनसीआरटीसी का जो इसका ट्रायल रन अगस्त में किया जाना है, हो सकता है जो आजादी का अमृत महोत्सव उस पर किया जाए। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ये ट्रेन फेज 1 में साहिबाबाद से दुहाई डिपो से 17 किलोमीटर एरिया से चलाई जाएगी। महज 62 मिनट में ये दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ पहुंचेगी, यानी कुल मिलाकर इसे जो हम ब्लू ट्रेन का जो टेलर मान सकते हैं। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी जो भी दिल्ली के लगभग जो 700 किलोमीटर का साम्राज्य रखती है भाई ट्रेन जो दिल्ली में चलती है मेट्रो, लगभग 700 किलोमीटर का तक है। इस मेट्रो का नया रैपिड जो ट्रेन है, जो मेट्रो दिल्ली से मेरठ पहुंचने का रास्ता बनाया जा रहा है। दिल्ली की जो पहली रैपिड ट्रेन जो बाय मेट्रो एक अपर वर्जन है। इसके जो डिब्बे बनकर तैयार हो चुके हैं। 180 किलोमीटर प्रति आवर की जो घंटे की जो रफ्तार से चलने वाली है। यह ट्रेन पहली बार दिल्ली से मेट्रो जाएगी, ये दिल्ली से मेरठ जाएगी। ये एक तरह से मेट्रो है, ये ट्रेन है, उससे सारी जो सुविधा मिलेंगी। दिल्ली से मेट्रो साइड में होती है। दिल्ली जो मेट्रो होती है उसमें जो सीट हो साइड में होती है, परंतु जो एयरपोर्ट मेट्रो होती है उसमें जो बिल्कुल ऐसी सीट होती है जैसे मुंबई आपकी बस में होती है, इस तरह से बिल्कुल। तो ऐसी मेट्रो दिल्ली से जो कनेक्ट करते हुए जो मेरठ के लिए चलाई जा रही है। दिल्ली पर्यावरण के मामले में दुनिया में भारत का जो नाम बहुत ही जो पिटवाता है भाई। दिल्ली का जो पर्यावरण में भी जो पोल्यूशन में सबसे ज्यादा है, और जो इस तरह से जितना पोल्यूशन है सबसे ज्यादा ऊपर है दिल्ली की जो सिटी है, दिल्ली और आपका जो कैपिटल में। तो पोल्यूशन विभिन्न प्रकार की जगहों से आए हुए लोग, बहुत सारे जो लोगों के जो ऑफिस, बहुत सारों के लिए लोगों का रोजगार, बहुत सारे लोगों के लिए आना जाना, तो सभी के लिए ये प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। तो प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए कामयाबी नहीं दिला पाते, अभी जो कामयाबी नहीं मिला भी, तो इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जाने भाई, जो लाजमी सी बात थी। इसलिए जो दिल्ली से जो बाहर निकल कर जो सैटेलाइट सिटी को डेवलप करने के लिए कवायद शुरू हो गई। लंबे समय तक इस पर काम चल रहा है। उन्हीं सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए सर्वप्रथम जो एनसीआर कॉन्सेप्ट को जो सर्वप्रथम एनसीआर मतलब जो नेशनल कैपिटल रीजन को लिया गया है। दिल्ली के आसपास का जो ऐसे क्षेत्र को पहचाना गया है, जो इन क्षेत्र को दिल्ली की तरह जो डेवलप किया जाएगा। पहला नंबर जो मेरठ का आ चुका है। मेरठ की तर्ज पर जो हरियाणा पानीपत शामिल किया गया है, फिर पानीपत के चलते हुए सोनीपत उसी डेवलप किया जाएगा। उसी तरह से जो राजस्थान में अलवर, साथ ही में जो भरतपुर को एनसीआर में शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में ऐसे विकसित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दिल्ली के आसपास क्षेत्र में रहकर भी दिल्ली जाए और उस पर काम करे, कम से कम जो समय में मतलब वहां तक पहुंच जाए। उसे कनेक्टिविटी को दिल्ली से केंद्र के पहुंचने के लिए
पहुंचा कनेक्ट करेगा, वो भी ऐसी ट्रेन जो दिल्ली के जो सेंटर पे पहुंचेगी। इसके लिए अलग से एक ट्रैक और एक अलग से ट्रेन की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को डब्बे बनकर जो तैयार है, सब कुछ तैयार हो चुका है। तो जो कंपनी जिसका नाम है अल्स्टॉम ने भारत के जो फर्स्ट जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली मेट्रो RRTCS प्रोजेक्ट से चलेगी, जो गवर्नमेंट के डिब्बे जो बनाकर इनको थमा दिए हैं, गवर्नमेंट ने बनकर थमा दिए हैं, वो ये मेड इन इंडिया पर जो ट्रेन होगी, जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो ये भारत में बुलेट ट्रेन है जो सबसे हाई स्पीड की मानी जा रही है, वो जो 350 किलोमीटर की जो स्पीड से चलेगी उसकी जो आधी होगी, तो रफ्तार में भी ये चलने वाली है। इसके अंदर जो सुविधा मिलेंगी उसके लिए डिस्कस करेंगे। इस परियोजना में जो लगभग 30,074 करोड़ रुपए का जो खर्चा आएगा। उम्मीद की जाती है कि 2025 तक ये परियोजना पूरी हो जाएगी। अभी तक जो 17 किलोमीटर का रूट जो गाजियाबाद और जो साहिबाबाद से दुहाई के बीच में जो लगभग बनकर तैयार है, वहां पर पटरियां डल चुकी हैं, लाइट के जो कनेक्शन चल रहे हैं। इसका जो NCRTC का मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ट्रैफिक कॉरपोरेशन रखा गया है। उम्मीद है कि इसका जो ट्रायल आज़ादी के अमृत महोत्सव पर किया जाएगा। जो अमृत महोत्सव है आज़ादी का, उसमें जो इसका ट्रायल होने की पूरी उम्मीद है। मात्र जो 62 मिनट में ट्रेन जो दिल्ली से मेरठ पहुंचेगी, दिल्ली के सराय काले खां से निकलकर जो मेरठ के जो मोदीपुरम में जो मात्र जो 62 मिनट में पहुंच जाएगी। कुल ट्रैक जो दिल्ली से मेरठ 82.15 किलोमीटर का होने वाला है। ये 3 किलोमीटर जो सड़क से ऊपर बनाया गया है, इसका जो पुल पे चलेगी लगभग ये। और ये कुल बजट जो है 30,000 करोड़ का ट्रेन का जो लगभग जो दिल्ली जो इसमें जो 3% दिल्ली का और 17% जो यूपी गवर्नमेंट का और बाकी जो केंद्र का जो इसमें बजट जो है इन्वेस्ट करेगी। 68 किलोमीटर जो मेरठ को और 14 किलोमीटर ये दिल्ली में जो चलेगी, ये इस तरह की होगी। कुल रेलवे स्टेशन जो होंगे, इसमें जो 14 रेलवे स्टेशन होंगे। इसका जो सेंट्रलाइज जो कंट्रोल सिस्टम होगा, इसमें जो पिलर को जो जमीन से उठाकर बनाया गया है। यूज ऑफ सोलर लाइट का ज़्यादा यूज होगा। टिकट जो QR कोड से मिलेंगे और QR कोड से ही एंट्री मिलेगी। इसमें जो अब देख सकते हैं, ये जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ हाईवे रैपिड कॉरिडोर कुल जो है 82.15 जो किलोमीटर की लंबाई होगी। जो एलिवेटर जो हिस्सा होगा 68.05 किलोमीटर मोदीपुरम से और सराय काले खां तक के बीच में। दिल्ली यूपी के ट्रेन के लिए रीजनिंग रूट है 68 किलोमीटर और दिल्ली में ट्रेन का जो रीजनिंग रूट है 14 किलोमीटर। यानी कि इतना ये दिल्ली में कवर करेगा और ये इतना यूपी में कवर करेगा। पहला स्टेशन होगा सराय काले खां और आखिरी स्टेशन होगा मोदीपुरम। पहले चरण में जो 2023 तक साहिबाबाद से दुहाई तक चलेगी। वो ट्रेन जो एरिया जो 17 किलोमीटर दिल्ली के मेरठ तक जो पूरा काम जो कॉरिडोर का जो 2025 तक जो पूरी होने की संभावना है। कॉरिडोर में दो डिपो सही जो कुल जो 24 स्टेशन होंगे। तो जो भी स्टेशन जो ये सराय काले खां और ये मोदीपुरम, तो इसमें न्यू अशोक नगर हो गया, आनंद विहार, जो गाजियाबाद साहिबाबाद, जो गुलदर हो गया, इधर जो दुहाई, ये यहाँ से जो आपका यूपी स्टार्ट हो जाएगा। तो मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मुरादनगर डिपो, मोदी नगर नॉर्थ, जो मेरठ साउथ और शताब्दी नगर, प्रतापपुर, रिठानी, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, वैशाली और जो आपका कॉलोनी SDM, जो ये हमारा दोराला मेट्रो और जो मोदीपुरम और जो मेरठ नॉर्थ, इस तरह से स्टेशन होंगे। सारी जो परियोजना पूरा होने के लिए लगभग दिल्ली के मेट्रो और जो RTS नेटवर्क की कुल लंबाई जो 743 किलोमीटर होगी। यह लंदन के क्रॉस रेल हांगकांग RTS और जो PTR की लंबाई से अधिक लंबी है। तो देख सकते हैं ये तैयार है बनके। गुजरात के जो अल्ट्रोड कंपनी के लिए तैयार जो डिब्बे बनाकर इसके तैयार किए हैं। 8 मार्च 2019 को PM नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास किया गया था। जो रैपिड ट्रेन का जो निर्माण जो गुजरात के जो सावनी में किया गया है, जो डिब्बे इनका सावनी में किया गया। इसके तरह की जो इसकी सीटिंग होगी जैसे उसमें होती है एयरपोर्ट जो मेट्रो होती है उसमें होती है। इसके डिब्बे का जो अल्ट्रोड कंपनी ने बनाया है। 7 मई को ट्रेन का जो पहला सेट जो NCRTC को सौंपा गया है पहला डिब्बा। तो डिब्बे बन के सब कुछ तैयार है। प्रोजेक्ट के लिए कुल जो बजट है 30,274 करोड़ रुपए है। और दिल्ली का जो इसमें सरकार का 3% है, 17% यूपी सरकार का। बाकी जो प्रोजेक्ट के लिए हिस्सेदारी है इस तरह से। और ये 2,487
तो ये 2021-2000 के लिए सरकार के लिए बजट दिया गया है। इसमें प्रॉपर 4472 2021-2022 के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट जारी कर दिया गया है, और 1326 जो 2021-2000 में यूपी सरकार द्वारा बजट दिया गया। 1306 2022-2023 में यूपी सरकार द्वारा बजट दिया गया। आंकड़े करोड़ों में है, ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये जो इस तरह से सारी चीजें मैंने बताई थी, रोड मैप बता दिया आपको। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। ये जो रैपिड ट्रेन है 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। रैपिड ट्रेन को मिलना जो ऑन बोर्ड जो वाईफाई सुविधा होगी, इसमें सिर्फ वाईफाई में भी मिलेगा। हर जो सीट पर जो इंटरनोमेंट्स जो डिस्प्ले होगी, और जो लैपटॉप चार्जिंग का सेटअप इस तरह से होगी सारी। आरामदायक सफर के लिए जो ट्रांसफर्स और जो कुशन सीटिंग और हीटिंग्स वेंटिलेशन सिस्टम होगा। एक कोच जो महिला के लिए यात्रियों के लिए रिजर्व होगा, जैसे मेट्रो में होता है। 82 किलोमीटर लंबे जो कॉरिडोर में जो 2890 पिलर से गुजरेगी ट्रेन, मतलब इतने प्लेयर जो इसके पिलर बने होंगे इसके। जून 2019 में इस कॉरिडोर का निर्माण जो शुरू हुआ था। 82 किलोमीटर लंबे जो कॉरिडोर में जो 2890 पिलर बनेंगे। अभी तक जो 41 किलोमीटर जो ट्रैक पर जो 1700 पिलर जो बनाए जा चुके हैं। फर्स्ट फेज की जानी गई साहिबाबाद से दुबई तक जो 17 किलोमीटर तक पटरियां बिछ चुकी हैं, और जो सिंगल वायर और जो बिछाने का काम चल रहा है। सारी चीजें देखो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे। RTS फेज 1, तो ये पहला जो मेरठ कवर करेगा। फिर दूसरा जो अलवर को इस राजस्थान, फिर जो ये पानीपत इस तरह से हरियाणा सब रीजन, उत्तर प्रदेश सब रीजन, और ये जो राजस्थान सब रीजन इस तरह से होगा। जो प्रीमियम जो लाउंज को जो कॉर्पोरेटर ऑफिस की तरह जो किया गया, डिजाइन किया गया है। NCRTC के अनुसार जो रैपिड ट्रेन के लिए एक जो प्रीमियम बिजनेस कोच भी होगा। इस कोच का जो किराया सामान्य टिकट से जो ज्यादा होगा। टिकट जो रेट तय नहीं है अभी, जो वो बाद में बता दिया जाएगा। और प्रीमियम क्लास जो कोच हुआ हवाई अड्डों पर जो लॉन्च किए की तरह जो डिजाइन किया गया है। इसमें जो बिजनेस क्लास और जो एक्सपीरियंस के लिए सीटों की जो जगह जो सोफे, लाइब्रेरी और जो कॉफी मशीन होगी। और लग्जरी सर्विस के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे के खर्च करने होंगे भाई, जो सारी चीजें इस तरह से देख सकते हैं। सफर करने के लिए QR कोड करने वाला सिस्टम टिकट लेना होगा। QR से जो सिस्टम मिलेगा, कोड में जो टिकट मिलेगा। ट्रेन में एंट्री भी QR कोड से ही होगी। और दिल्ली मेरठ और RRTC जो कॉरिडोर में जो ऑटोमेटिक जो फेयर जो कनेक्शन सिस्टम्स, यानी जो AFC और जो QR कोड जो टिकट होगा टिकटों पर यात्रा पहले जो NRTCT जो मोबाइल ऐप और जो इसकी जो वेबसाइट जनरेट करना पड़ेगा इसके लिए, जैसे उसमें करते हैं हम जो रिजर्वेशन वगैरह करते हैं वैसे। हर साल जो 2.5 लाख जो टन कार्बन उत्सर्जन घटाएगी ट्रेन। जो रैपिड ट्रेन से दिल्ली जो मेरठ पर जो डेली चलने वालों के लिए 1 लाख वाहनों का जो दबाव कम होगा, कि जो वहाँ पे वही जो ट्रांसपोर्ट जो है कम हो जाएगा इससे। जो और जो 2.5 लाख जो टन जो कार्बन उत्सर्जन कम होगा ट्रेन का लिए। सारा वायुमंडल जो 60,000 टन जो PM 2.5 टन जो कम हो करेंगे। और नाइट्रोजन ऑक्साइड का कण जो 4,75,000 टन होगा। कार्बन जो हाइड्रोकार्बन कण जो है 8 लाख टन होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड कण जो 8 लाख। इस तरह से देख सकते हैं, सारी चीजें बता दी गई। देश के पहले क्षेत्रीय और रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम IRTS का जो पहला ट्रेन सेट शनिवार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम 82.5 किलोमीटर लंबी राजधानी जो लंबी दिल्ली साहिबाबाद मेरठ RTS चरण फेज के लिए सौंपा गया है। जो वैश्विक गतिशीलता प्रदानता और एस्टोम्स द्वारा हैदराबाद में अपनी इंजीनियरिंग केंद्र के लिए डिजाइन किया गया है, और गुजरात के सांवली में निर्मित। और जो देखो वहाँ डिजाइन हुआ है हैदराबाद में, और जो निर्मित हुआ है गुजरात में हुआ। भारत की पहली जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रियों के लिए स्थानांतरित कर सकती है। दिल्ली और मेरठ के बीच में लगभग जो 40% की कटौती करेगा ये। और वायु गति के जो ट्रेनों के लिए यात्रियों के लिए एक प्रीमियम यात्री अनुभव के लिए शीर्ष श्रेणी के लिए आराम और सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी ऊर्जा कुशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस देश ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ने पता लगाया कि फ्रांस के 4 में से 1 व्यक्ति को सुनने में परेशानी हो रही है। तो फ्रांस इज द करेक्ट आंसर है इसका। तो देखो ये लगाते हैं ना कान में जो ईयरबड्स वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए 25 एडल्ट्स ऑफ द फ्रांस अफेक्टेड बाय द हेयरिंग लॉस इज न्यू द स्टडी ऑफ फाइंडिंग। तो फ्रांस में बहरेपन को लेकर रिसर्च में जो 18 से 75 वर्ष के बीच के लोगों को जो शामिल किया गया है यहाँ पे।
WHO one four people से projected have the hearing so problems by 2050। फ्रांस के बहरेपन को लेकर रिसर्च में 18 से 75 वर्ष के बीच के उन लोगों को जो शामिल किया गया है, शामिल करने वाले लोगों की संख्या जो इतना 186 जो ये है, और अकेलेपन, शोर और जो हैंडफोन की वजह से जो बहरे हो सकते हैं। अकेलेपन का मतलब है जैसे भाई देखो अपने मन में अपना गुल में उसमें हो जाता है आदमी अपनी धुन में। तो जो फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ मेडिकल इंस्टीट्यूट और रिसर्च से पता चला है कि फ्रांस के 4 में से 1 व्यक्ति सुनने में परेशानी हो रही है। धीरे धीरे जो बहरे होते जा रहे हैं, वहाँ जो 25% जो आबादी से इफेक्टेड है। पहली बार फ्रांस में इस तरह की रिसर्च केवल जो की गई है जिसमें 18 से 75 के इतने लोगों को जो शामिल किया गया है। रिसर्च को करने वालों के लिए पहले केवल छोटे लोगों को रिसर्च की गई है, लेकिन इस बार फिर जो रिसर्च के मुताबिक लोगों को सुनने की और समस्या, लाइफ स्टाइल, सोशल जो आइसोलेशंस, जो डिप्रेशन, तेज आवाज के संपर्क में आने का जो कारण हो रही है, ये सारी चीजें 2050 तक बढ़कर 250 करोड़ लोग हो सकते हैं बहरे। रिसर्च में पाया गया कि कुछ लोगों को जो शुगर, डिप्रेशन की वजह से जो सुनने के लिए समस्या हो रही है, वहीं दूसरों को अकेलेपन, शहरी और शोरगुल और हेडफोन के यूज करने के कारण जो परेशानी हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया के लगभग 150 करोड़ लोगों में से न केवल सुनने के लिए समस्या महसूस कर रहे हैं, यह संख्या 2050 तक जो बढ़कर जो 250 करोड़ होने की संभावना है। यह स्वास्थ्य समस्या के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह से फ्रांस में महज जो 37% ही लोग जो हेयरिंग एड का इस्तेमाल करते हैं। धूम्रपान करने वाले उच्च BMI का लोग जो हेयरिंग एड्स का कम इस्तेमाल करते हैं। बढ़ती हुई जो समस्या को देखते हुए पिछले साल जो फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने फ्री में जो हेयरिंग एड्स को उपलब्ध कराया, जैसे यहाँ पे जो LPG नहीं दे रहे मोदी जी, तो इस तरह से ये जो हेयरिंग जो एड्स जो फ्री में दे रहे हैं कि भाई सुनो हेयरिंग एड्स के लिए बीमा का भी प्रावधान किया गया। तो देख सकते हैं बहरेपन की समस्या का कारण क्या है, शुगर और डिप्रेशन। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो क्या होता है, तो पिछली गलतियों के बाहर नहीं निकल पाते, चीज़ों को भूल जाते हैं, झूठी जो मुस्कान बिखेरते हैं, किसी भी काम में खुशी नहीं मिलती, बुरा महसूस करते हैं, खुद को जो नासमझदार महसूस करते हैं, खुद को जो अस्वस्थ बताते हैं, अवसाद के साथ जीना, उम्मीद खो देना, ये सारी चीज़ें हैं। तो माइक्रोफोन, माइक्रोचिप्स, एम्पलीफायर, बैटरी, रिसीवर, इस तरह से जो कान की मशीन के पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। विश्व स्वर्ण दिवस जो सप्ताह 3 से 10 मार्च 2020 के बीच में, क्या आप जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो बधिरता, बहरेपन जो प्रेवेल्स जो 6.3% है, बधिरता दूसरा जो प्रमुख विकलांगता का कारण है। बच्चों में बधिरता के जो प्रेवेल्स जो 3.2 है। श्रवण संबंधी जो प्राथमिक उपचार, हेयरिंग एड्स, स्पीच ऑफ थेरेपी और ऑपरेशन के जो माध्यम से रोका जा सकता है। इसके लिए विकलांगता 50% कम किया जा सकता है। फ्रांस में नेशनल ऑफ इंस्टीट्यूट के हेल्थ ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च से पता चला है कि फ्रांस में 4 में से 1 व्यक्ति को सुनने में परेशानी हो रही है। अब ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मतलब जो 25% जो आबादी से प्रभावित है। पहली बार जो फ्रांस में इस तरह की रिसर्च के लिए जो लेवल पर की गई है, और जो 18 से 75 वर्ष के जो उम्र के बीच में ये इतने लोगों पे की है। रिसर्च में पता लगा कि ये जो छोटे लेवल पर रिसर्च के मुताबिक जो लाइफ स्टाइल, इस तरह की जो डिप्रेशन, सारी जो समस्या, आइसोलेशन, जो सोशल आइसोलेशन, इस तरह के सारे जो समस्या हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई देखो सेशन को जो शेयर कर दो, ये देखो बहुत मेहनत लगती है देखो आपको पढ़ाने में। हाल ही में किस रेड बुल ड्राइवर्स ने जो कैनेडियंस जो ग्रापी 2022 जीता? तो जो मैक्स जो वर्स्ट ट्रिप पर ने जीता भाई, ये इज द करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं फॉर्मूला 1 द मैक्स वेटेपन्स ऑफ द कैनेडियन GP जो एड्स ऑफ द सीजो हैमिल्टन, देख सकते हैं। तो ये रेड बुल के जो रेसिंग के लिए मैक्स वर्स्टैपेन ने कैनेडियन प्री 2022 का जो आरामदायक जीत का जो दावा किया है। रविवार को टीम ने साथी जो सर्जियो पेरिस की अपनी जो चैंपियनशिप लीड में 46 अंक तक बढ़ाने के लिए रेफरी और जो कार्लेज जो सेंस की देर से सेफ्टी कार के लिए मजबूत दाव का विरोध किया। सेंस के साथ जो दूसरी लाइन सीजन के लिए अब जो शुरुआती दौर के लिए अपना जो पहला स्टेडियम फिनिशिंग हासिल किया, और मर्सिडीज ड्राइवर टीम के लिए जो जॉर्ज रसेल और जो रेफरी चार्ल्स लेक्चर के आगे आ रहे हैं, जो ग्रेड के लिए 29वें स्थान पर है, देख सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गुस्तावो जो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कोलंबिया इज द करेक्ट आंसर है। इसमें देख सकते हैं ये जो न्यूज है भाई। कोलंबिया के जो कैरिबियन तट पर मामूली परिवार में जन्मे जो पेट्रो 1973 में चिली के लिए तख्तापलट के बाद जो एक किशोरी के साथ जो वामपंथी राजनीति में अपनाया, और उन्होंने मार्क्सवाद
राष्ट्रीय जो साल्वाडोर जो अलेंद्रे को जो पदस्थ कर दिया। 6 बच्चों के पिता गुस्तवो पेट्रो को एक अच्छे वक्ता के रूप में देखा जाता है, हालांकि जो जरूरी नहीं है कि वे करिश्माई हो। जो पूर्व विद्रोही जो गुस्तवो पेट्रो के देश के जो प्रारंभिक नेताओं के लिए प्रतिरोध के लिए घृणा के लिए रेखांकित करने वाले ऐसे अफवाह जो चुनाव के लिए एक रियल एस्टेट और उद्योग जो करोड़पति को जो संकीर्ण के रूप में हराने के लिए कोलंबिया की पहली वामपंथी राष्ट्रपति द्वारा शासित किया जाएगा। चुनाव तब आया तब जब कोलंबिया के लोगों की बढ़ती जो असमानता, मुद्रास्फीति और हिंसा लोगों के कारकों के साथ जो संघर्ष किया, जिसके कारण जो मतदाताओं के पिछले महीने चुनाव के दौरान लंबे समय तक जो शासन में करने वाले मध्यम वर्गीय और दक्षिणपंथी नेताओं के साथ दंडित किया गया और जो 2 बाहरी लोगों को अफवाह प्रतियोगिता के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस भारतीय पुरुष जो फुटबॉलर के जो लियो मैड्रिड और जो हंगेरियन फुटबॉल लीजेंड फेरेंक जो पुरस्कार के लिए रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो इसमें जो सुनील छेत्री इज द करेक्ट आंसर है। तो सुनील छेत्री बिकम्स द जॉइंट्स ये जो 5th जो हाईएस्ट गोल स्कोर। तो देख सकते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री देख सकते हैं। ये भारतीय फुटबॉल टीम के जो कप्तान सुनील छेत्री अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त राष्ट्र में जो पांच सबसे जो गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। छेत्री ने मंगलवार को हांगकांग के खिलाफ जो एफएफसी जो एशियाई जो क्वालीफायर जो मुकाबले में दौरान यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने जो 84वां गोल किया। उन्होंने दिग्गज रियल मैड्रिड और जो हंगेरियन खिलाड़ी जो फेरेंक जो पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कारनामे करने वाले गोलों की जो बराबरी कर ली है। इससे पहले जो अक्टूबर 2021 में छेत्री ने दिग्गज फुटबॉलर जो खिलाड़ी पेले को जो 77 गोल के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था। अब वह पुर्तगाल के जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अर्जेंटीना के जो लियोन मेसी के बाद जो सक्रिय अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले सूची में 3रे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई। हाल ही में निर्माण जो सर्विनो NIPUN के जो अपस्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए निपुण परियोजना किस मंत्री द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये हरदीप सिंह पुरी इज द करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं इसमें केंद्रीय आवास और जो शहरी मंत्रियों के जो हरदीप पुरी ने तो ये निर्माण जो इतने इस तरह की जो ये सोमवार को निर्माण श्रमिकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जो नामक पहल के जो अभिनव परियोजना शुरू की है। आवास और शहरी मंत्रालय के जो MOHUA निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल और जो अपस्किलिंग कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय शहरी और जीविका मिशन डे नामांकित अपनी प्रमुख योजना के तहत जो निपुण परियोजना की शुरू की, उन्हें यह अवसर प्रदान करेगी देश में जो MOHA के लिए एक बयान का है। तो देख सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर देखो अच्छे से समझते हुए चलना, नोट डाउन करते हुए चलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। हाल ही में न्यूयॉर्क के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के लिए अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? तो रुचिरा काम्बोज इज द करेक्ट आंसर है। रुचिरा काम्बोज अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएनओ जो यूएन। तो देख सकते हैं रुचिरा काम्बोज नेम्ड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन। तो ये है देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय के मंगलवार को कहा कि रुचिरा काम्बोज को वर्तमान में भूटान के लिए भारतीय राजदूत है जो न्यूयॉर्क के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए अगले प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय कहा गया है कि TS त्रिमूर्ति का स्थान लेंगे और जो उन्हें शीघ्र ही जो कार्यभार संभालने की उम्मीद है। 1987 में भारतीय विदेश सेवा के लिए शामिल हुए और काम्बोज 1987 में सिविल सर्विस बैच की जो अखिल भारतीय महिला टॉपर है और जो 1987 में सिविल जो विदेश सेवा भी बैच की टॉपर थी। उन्हें जो पेरिस फ्रांस और जो राजनीतिक यात्रा की, उन्हें जो जहां वह जो 1989 और 1991 में तक जो फ्रांस के जो भारतीय दूतावास के 3रे सचिव के रूप में तैनात हुए। उन्होंने फ्रेंच भाषा भी सीखी, फ्रेंच भी आती है इनको। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई। हाल ही में किस देश की पहली जो NDA बैच की जो पहली रैंक जो हासिल की है, इसमें महिला में कौन सी बनी है? तो सनम ढाका जो इसमें करेक्ट आंसर है भाई। तो ये रहा भाई द प्राउड ऑफ हरियाणा देश की पहली जो महिला NDA बैच जो परीक्षा में टॉपर बनी सनम ढाका रोहतक की बेटी है, मान बढ़ाया। तो ये देख सकते हैं सनम ढाका देश के पहले महिला NDA के बैच में दाखिल करने के लिए परीक्षा में रोहतक की गुड़गांव
सुडाना की जो सुडाना बेटी के सनन ढाका ने पहली जो रैंक हासिल किया है। लेफ्टिनेंट के लिए चयनित चनन ढाका को दारा जो सूबेदार चंद्रबान ढाका व जो पिता नायक सूबेदार विजय कुमार ढाका ने प्रेरित किया और आर्मी में भर्ती होने का जो देश का जो चुना गया। सनन के पिता जो विजय कुमार ने बताया कि 5 वर्षों से चंडीगढ़ में रह रहे हैं और फौज में होने के कारण जो सनन की पढ़ाई शुरू में ही आर्मी स्कूल में हुई है। सनन ने 4 साल में रुड़की आर्मी स्कूल, 3 साल जयपुर और जो 5 साल जो चंडीगढ़ मंदिर और जो आर्मी स्कूल में पढ़ाई की। सनन ढाका ने पिछले वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में एक दाखिला लिया। सनन ने देश के जो एक बॉयज स्कूल इस परीक्षा में बॉयज परीक्षा में 10वां और गर्ल्स परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। पहले प्रयास में एनडीए की जो पहली परीक्षा जो बेटी ने उनके सपने को पूरा किया। और सनन की माता पिता देवी जो गृहिणी है और बड़ी बहन जो जैन मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है और छोटी बहन 80 जो पढ़ाई कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, हाल ही में भारत के किस राज्य में जो भारत की पहली जो बालिका पंचायतों का गठन किया गया? तो गुजरात इज द करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ever the बालिका पंचायत to the promote the participation of girls of the politicians। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की ये रिपोर्ट है। गुजरात के कच्छ जिले में कई राज्यों के लिए गांवों के लिए शुरू की गई पहली बालिका पंचायत का उद्देश्य बालिकाओं के लिए सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा और राजनीति में लड़कियों को सक्रियता जो भागीदारी को सुनिश्चित करना है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो गुजरात सरकार के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक अनूठी पहल है। यह शुरुआत जो कच्छ जिले के लिए कुनरिया पास जो मोटा गुआ और जो वड़सर गांवों में शुरू हुई। महिला के लिए एक बाल विकास मंत्रालय के लिए देश भर की बालिका पंचायत शुरू करने की योजना बना रहा है। बालिका पंचायत का प्रबंध जो 11 से 21 वर्ष की आयु के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो बालिकाओं को सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज में बाल विवाह और दहेज प्रथा कुरीतियों को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में जो मंगोलिया की किस झील में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ जो बायोस्फीयर रिजर्व को लिए जो जोड़ा गया है? तो इसमें जो ख्वाजगुल झील इज द करेक्ट आंसर है, दूसरा हमारा। तो देख सकते हैं इसमें पर्यावरण और जो पर्यटन मंत्रालय के जो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए नेटवर्क मंगोलिया के जो ख्वाजगुल झील को राष्ट्रीय उद्यान के लिए जोड़ा गया है। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि पेरिस फ्रांस के लिए सोमवार को होने वाले इंटरनेशनल कोलिशन काउंसिलिंग ऑफ द मैन ऑफ बायोस्फीयर प्रोग्राम 34वें सत्र के लिए दौरान यह निर्णय लिया गया। खुशगर झील रूसी सीमा के पास जो उत्तरी मंगोलिया के लिए खुशगर स्थित है, जो मंगोलिया के ताजे पानी को लगभग जो 70% की दुनिया के लिए का कुल जो 0.4% रखती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में कौन सा राज्य बकाया जो माइक्रो फाइनेंस ऋण में सबसे बड़ा राज्य बन गया है? तो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। इसमें तमिलनाडु the pipes west to the becomes the largest state of the terms of understanding microfinance loans of the जो portfolio। तो देख सकते हैं ये तो माइक्रो फाइनेंस ऋणों के बकाया जो पोर्टफोलियो के मामले में जो तमिलनाडु के लिए पश्चिमी बंगाल के सबसे बड़े राज्यों के रूप में जो स्थापित किया गया है। MFIN माइक्रोमीटर Q4F Y2121 के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के अनुसार माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक रिपोर्ट में 21 मार्च 2022 को तमिलनाडु को सकल ऋण जो पोर्टफोलियो GPL 60 जो 36,806 करोड़ रुपए, इसके बाद जो बिहार जो 35,941 करोड़ रुपए, फिर पश्चिम बंगाल 34,016 करोड़ रुपए स्थान पर रहा। Q3 जो फाइनेंशियल ईयर के में पश्चिम बंगाल जो 32,880 करोड़ रुपए उच्चतम स्तर पर बकाया पोर्टफोलियो के साथ जो ऊपर है। इसके बाद तमिलनाडु जो दूसरे स्थान पर है। शीर्ष 10 कुल जो माइक्रो क्रेडिट ब्रह्मांड के आधार पर के उद्योग के लिए GLP 82.4% रहा। पश्चिम बंगाल के बाद जो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र स्थान रहा। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 64% माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो जो पूर्वोत्तर का दक्षिण क्षेत्र से केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने उड़ीसा के पुरी में 20वें जो लोक मेले का जो उद्घाटन किया? तो इसमें जो है वृद्धेश्वर बुटू इज द करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं इसमें यूनियन मिनिस्टर जो विश्वेश्वर टिडू। तो देख सकते हैं तो जनजाति मंत्रियों के लिए जल शक्ति मंत्री जो विश्वेश्वर टुडू आज उड़ीसा के पुरी में जो सार
सारबली जो 20वें जो लोक मेले राष्ट्रीय आदिवासी और लोक गीत और नृत्य उत्सव 23वें जो कृषि मेले 2022 का उद्घाटन किया। आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने और जो कृषि के लिए नवाचार बढ़ावा और उद्देश्य के दो मेले को 5 दिनों तक जो जारी रखेंगे। 24 जून को समाप्त होंगे। मेले का उद्घाटन करते हुए टूडू ने आयोजकों के लिए पिछले 2 दशकों से समृद्ध और आदिवासी कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बहुमूल्य प्रयासों का जो धन्यवाद दिया। उन्होंने जो सभी प्रकार के कृषि मेलों के लिए स्टाइलों के लिए दौरान एक कृषि मेलों के प्रदर्शन के नवाचार और तकनीकों को ज्ञान समाप्त करने का आग्रह किया। मंत्री ने राज्यों के लिए आदिवासियों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार के लिए सभी समर्थनों का जो विस्तार किया। भाई देखो ये आज भाई देखो का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा न्यूज है, बहुत अच्छी है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से एनालिस किए हैं। यदि उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।